म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने के टाइम पर बहुत सारी कंफ्यूजन होती है। कौन से म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना है, कैसे इन्वेस्टमेंट करना है और उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने पर कितने रिटर्न्स मिलेंगे। अगर आप लोग भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन आपकी कंफ्यूजन भी यही है, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से वो पैरामीटर्स हैं जिनके बेसिस पर आप पता लगा सकते हैं कि आपके लिए कौन से म्यूचुअल फंड की स्कीम परफेक्ट होने वाली है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। अब देखो, मार्केट में ना 5000 से भी ज्यादा स्कीम्स अवेलेबल हैं म्यूचुअल फंड की, जहां पर आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा डाउट तो ये भी आता है कि कितने म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। 1, 2, 5, 10, 15, 20 कितनी म्यूचुअल फंड की स्कीम आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। दैट इज द बिगेस्ट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बेसिकली म्यूचुअल फंड क्या होते हैं? एक तरीके के पूल ऑफ इन्वेस्टमेंट होते हैं जहां पर मल्टीपल कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया जाता है अंडर अ पर्टिकुलर स्कीम। लेट्स से अगर आप लोगों ने इंडेक्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है तो इसका मतलब यह है कि उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड की स्कीम में किसी पर्टिकुलर इंडेक्स को ट्रैक किया जा रहा है, वहां पर इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। अब अगर आप लोग आईटी सेक्टर के म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं तब इसका मतलब यह होता है कि उस पर्टिकुलर स्कीम में आपको आईटी सेक्टर की कंपनीज का कॉम्पोजिशन देखने मिलेगा। मतलब कि मार्केट की जितनी भी टॉप परफॉर्मिंग कंपनी होगी, उस म्यूचुअल फंड के अकॉर्डिंग जितनी भी कंपनी होगी आईटी सेक्टर की, वो सारी की सारी कंपनी वहां पर दिखाई देगी आपको। तब इतना तो क्लियर हो गया कि एक मल्टीपल म्यूचुअल फंड की स्कीम में आपको बहुत सारे कंपनी के शेयर्स होल्ड करने मिलते हैं। अब अगर आप लोग मल्टीपल म्यूचुअल फंड की स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे तब यहां पर क्या होगा कि आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो में बहुत सारे म्यूचुअल फंड में ऐसे कुछ शेयर्स होंगे जो कॉमन होंगे। अब कॉमन शेयर की वजह से क्या होगा कि आपका पोर्टफोलियो ओवरलैप होगा और यहां पर आपके इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स पर प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। आपके इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स कम हो सकते हैं बिकॉज आपके पोर्टफोलियो में ओवरलैपिंग का इश्यू हो चुका है। लेकिन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स के पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना भी जरूरी है। तो ऐसे कंडीशंस में आप लोग अलग अलग सेक्टर्स के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अलग अलग तरीके की स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों ने आईटी सेक्टर के फंड में इन्वेस्टमेंट कर लिया, आप लोगों ने इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट कर लिया, आप लोगों ने कंज्यूमर गुड्स के फंड में इन्वेस्टमेंट कर लिया। इस तरीके से आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो के ओवरलैप होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। लेकिन आपके इन्वेस्टमेंट में कितने म्यूचुअल फंड की स्कीम्स होनी चाहिए ये भी डिपेंड करता है आपके गोल के ऊपर। लेट्स से आपके इन्वेस्टमेंट्स के गोल में शॉर्ट टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स दोनों ही शामिल हैं, तो आप लोग उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब इसके बाद अगर आप लोग मार्केट में म्यूचुअल फंड की स्कीम्स को ऑब्जर्व करेंगे तो 5000 से भी ज्यादा म्यूचुअल फंड की स्कीम्स हैं जहां पर आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करने के ऑप्शंस मिलते हैं। लेकिन इन 5000 स्कीम में से कौन सी स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना है? सबसे पहले तो ये जान लो कि मार्केट में दो तरीके की स्कीम्स होती हैं। सबसे पहले होती है रेगुलर म्यूचुअल फंड की स्कीम और सेकंड होती है डायरेक्ट म्यूचुअल फंड की स्कीम। अब जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि डायरेक्ट म्यूचुअल फंड यानी कि आप लोग डायरेक्टली कंपनी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं। इस म्यूचुअल फंड की स्कीम में आपको रिटर्न्स ज्यादा दिखाई देंगे और आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो में जो फाइनल रिटर्न का अमाउंट आएगा, आपके इन्वेस्टमेंट के ग्रोथ का जो कॉर्पस आएगा। और वहीं पर अगर आप लोग रेगुलर म्यूचुअल फंड को देखेंगे तो रेगुलर म्यूचुअल फंड की स्कीम वो स्कीम होती है जहां पर एजेंट्स और मिडल मैन होते हैं, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं इन म्यूचुअल फंड स्कीम को सेल करने के लिए। और बीइंग यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं तो इन्हें 1 से 1.5% का कमीशन जाता है जो कि आपके इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स में से ही पे किया जाता है। और ऐसा नहीं है कि ये एक बार दो बार लगता है, लाइफ टाइम जब तक आपकी इन्वेस्टमेंट चलेगी तब तक रेगुलर म्यूचुअल फंड की स्कीम में से ये चार्जेस डिडक्ट होंगे और आपके म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स कम हो जाएंगे। अब अगर आप लोग रेगुलर म्यूचुअल फंड की स्कीम के रिटर्न को देखेंगे और डायरेक्ट म्यूचुअल फंड के स्कीम के रिटर्न को देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि डायरेक्ट म्यूचुअल फंड की स्कीम में रेगुलर म्यूचुअल फंड के स्कीम के कंपैरिजन में थोड़े से ज्यादा रिटर्न्स दिखाई देते हैं। लेकिन अगर आप लोग लॉन्ग टर्म फ्यूचर को देखेंगे, 10 साल बाद का टाइम देखेंगे, 20 साल बाद का टाइम देखेंगे, 25 साल बाद का टाइम देखेंगे, तब इस छोटे से फ्रैक्शन की वजह से बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि आपके इन्वेस्टमेंट के अमाउंट की ग्रोथ कंपाउंडिंग बेसिस पर होती है। मतलब कि आपके इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स पर भी रिटर्न्स जनरेट होते हैं। अब तक की वीडियो को समराइज करते हैं। सबसे पहले तो आपको आपके इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव देखना है, शॉर्ट टर्म का है कि लॉन्ग टर्म का है। अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप लोग इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यहाँ पर आपको ग्रोथ ज्यादा मिलेगी। लेकिन अगर आप लोग शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इन दैट केस आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करने के लिए मार्केट में बहुत सारे गोल्ड म्यूचुअल फंड,
ETFs की स्कीम, और इसी के साथ साथ काफी सारी ऐसे डेट ओरिएंटेड स्कीम होती है शॉर्ट टर्म के लिए, जहां पर आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और शॉर्ट टर्म में आपके प्रिंसिपल की सेफ्टी के साथ साथ आपको अच्छे रिटर्न्स भी मिलते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, म्यूचुअल फंड स्कीम्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, मतलब कि जिस तरीके से मार्केट परफॉर्म करेगा उस तरीके से म्यूचुअल फंड की स्कीम्स भी परफॉर्म करेगी। अब इसके बाद नंबर 3, आपके इन्वेस्टमेंट के गोल के हिसाब से आप लोग जिस किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम को सिलेक्ट करेंगे, वहां पर आपको उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड स्कीम का एक्सपेंस रेशियो और रिटर्न दोनों देखने हैं। अगर आप लोग एक्सपेंस रेशियो और रिटर्न दोनों को एक साथ में ऑब्जर्व करेंगे अदर म्यूचुअल फंड की स्कीम के साथ, तब आपको करेक्ट वैल्यूएशन का पता चलेगा और तब आपके लिए आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा कि आप लोगों को कहां पर इन्वेस्टमेंट करना है। इसके अलावा आपको अपनी खुद की एनालिसिस करनी है, और अगर आपको लगता है एनालिसिस के बेसिस पर किसी पर्टिकुलर सेक्टर पर अगर आपको फोकस लगता है कि वो पर्टिकुलर सेक्टर ग्रो कर सकता है, तब वहां पर जाकर आप लोग उस पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड की स्कीम के रिटर्न को देखकर आप लोग ये पता लगा सकते हैं, इसके बेसिस पर आप लोगों को ये पता चलेगा कि मार्केट कंडीशंस के बेसिस पर आप लोगों को कैसे रिटर्न्स मिलेंगे। मतलब कि जब भी आप लोग रिटर्न्स को ऑब्जर्व करेंगे तब आपको ये एक्सपेक्ट नहीं करना है कि ये पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड की स्कीम आप लोगों को लॉन्ग टर्म में भी ऐसे रिटर्न देंगे। अब म्यूचुअल फंड स्कीम के रिटर्न्स को ऑब्जर्व करने का मतलब होता है कि हमें पता लगाना है कि किसी भी कंपनी के म्यूचुअल फंड की स्कीम मार्केट की नेगेटिव कंडीशंस में भी कैसे परफॉर्म करती हैं। आप लोग कोविड-19 के पीरियड का टाइम चेक कर सकते हैं और उसके बाद के बाउंस बैक का टाइम पीरियड भी चेक कर सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं कि वो पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड की स्कीम मार्केट की नेगेटिव कंडीशंस में कैसे परफॉर्म करेगी। अगर वो पर्टिकुलर स्कीम मार्केट के नेगेटिव कंडीशंस के बाद में अच्छा परफॉर्म करती है, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम पीरियड में भी ऐसा परफॉर्म करे और लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली आपको अट्रैक्टिव रिटर्न्स ही मिलेंगे। अब देखो, मार्केट में ना अज्यूम किया जाता है कि अगर आप लोग म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, तब वहां पर आपको 15 to 18% का रिटर्न मिलता है। अब इस बात की श्योरिटी नहीं है कि आपको 15 to 18% का रिटर्न मिलेगा। काफी सारे केसेस में इससे कम भी हो जाते हैं और काफी सारे केसेस में इससे रिटर्न ज्यादा भी हो जाते हैं। तो डिपेंड करता है मार्केट की कंडीशन पर और आपके एनालिसिस के बेसिस पर। इसके बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि इन्वेस्टमेंट करना कैसे है। आपके सामने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के दो ऑप्शन होते हैं। सबसे पहला ऑप्शन होता है SIP के थ्रू मंथली बेसिस पर इन्वेस्टमेंट करना, और सेकंड ऑप्शन आपके पास होता है लमसम इन्वेस्टमेंट करना। मतलब कि आपके पास 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 1 लाख रुपए जितना भी है, आप लोग सारा का सारा पैसा एक साथ में किसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड स्कीम में लगा दें। और अगर आप लोग अपने टोटल अमाउंट को इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं एक साथ में, तब उसे कहते हैं लमसम इन्वेस्टमेंट्स करना। अब देखो, लमसम इन्वेस्टमेंट करने के टाइम पर आपको मार्केट की एनालिसिस करनी है और देखना है कि मार्केट कैसे परफॉर्म कर रहा है। इफ द मार्केट इज नॉट परफॉर्मिंग वेल, देन इन दैट केस आप लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। अगर मार्केट में करेक्शन आ रहा है, मार्केट में कंपनीज के शेयर्स की वैल्यू कम होते जा रही है, कंपनी के शेयर की प्राइस कम होती जा रही है और साथ ही साथ म्यूचुअल फंड के NAV की वैल्यूएशन भी कम हो रही है, तो इन दैट केस आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि लमसम इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको ऐसे मौकों का ही इंतजार करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप लोग SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं, तब यहाँ पर आपके इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट एवरेज आउट हो जाता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लॉन्ग टर्म के लिए। तो बेसिकली यहाँ पर आपको ये देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको इन्वेस्टमेंट करना कब है। 1 तारीख को इन्वेस्टमेंट करना है, 2 तारीख को इन्वेस्टमेंट करना है, कि मार्केट की किसी पर्टिकुलर कंडीशन पर इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि आपके टोटल इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट तो एवरेज आउट हो ही रहा है। अब बाय द वे, म्यूचुअल फंड की स्कीम्स को लेकर आपका ओपिनियन क्या कहता है, कैसे इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, आपकी स्ट्रेटेजीज क्या होने वाली हैं, कमेंट करके बताओ। और अगर आपका कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई किया जाएगा।